नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम ने 824 हेल्थ वर्कर्स को सौंपे नियुक्ति पत्र। अगले 5 साल तक दुर्गम इलाकों में देनी होगी सेवाएं। मुख्यमंत्री बोले बेहतर होंगी स्वास्थ्य सेवाएं। धामी सरकार के 1 साल का कार्यकाल हुआ पूरा। बीजेपी ने थपथपाई सीएम की पीठ। कई उपलब्धियां हासिल करने का किया दावा। चैत्र नवरात्र के पहले दिन गंगोत्री धाम के कपाट खोलने की तिथि तय। विधि विधान के साथ 22 अप्रैल को खुलेंगे द्वार। 22 अप्रैल से ही होगी चारधाम यात्रा की शुरुआत। और आबकारी नीति पर जारी है सियासत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का आरोप, सिलेंडर महंगा तो शराब सस्ती कर बेच रही सरकार। और चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। देहरादून स्थित सीएम आवास में स्वास्थ्य रोजगार सृजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम धामी ने नवरात्र के अवसर पर हेल्थ वर्कर्स को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि नियुक्त किए गए हेल्थ वर्कर्स को पर्वतीय क्षेत्रों में सेवाएं देनी होंगी और पहाड़ी क्षेत्रों में सेवा देने के साथ साथ 5 साल तक तबादलों पर रोक रहेगी। और इसके अलावा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि 2024 तक उत्तराखंड में चिकित्सकों के सभी पद भरे जाएंगे। साथ ही उत्तराखंड के सरकारी एमबीबीएस कॉलेज से एमबीबीएस करने वाले डॉक्टरों को पहाड़ में सेवाएं देंगी और बॉन्ड तोड़ने वाले डॉक्टरों पर सरकार बड़ा एक्शन लेगी। आज बड़ा शुभ दिन है। 9 संवत्सर भी आज प्रारंभ हो रहा है और चैत्र नवरात्र भी प्रारंभ हो रहे हैं। और इस अवसर पर आज 824 बहनों को आज रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य लिया है, उसी क्रम में हमने भी ये स्वास्थ्य का आज दूसरा मेला स्वास्थ्य विभाग का आज यहाँ पर हुआ है, जिसमें 824 बहनों को आज प्रमाण पत्र दिए गए हैं। और निश्चित रूप से ये एक हमारा जो कमिटमेंट है कि जितनी भी पोस्टें सरकारी विभागों में खाली हैं उन सभी को हम भरेंगे। देखिए, हमारे यहाँ संस्थागत डिलीवरी अब लगभग 90% हो रही है। हमारा टारगेट यह है कि 100% हो जाए, जैसे केरल में है, साउथ के 2-3 राज्यों में है। अगर 100% अगर संस्थागत डिलीवरी हमारे राज्य में होगी तो हमारे यहाँ शिशु मृत्यु दर जो है काफ़ी कम हो जाएगी। एक हम ये भी कर रहे हैं इस बार कि गर्भवती महिलाओं को, कई बार क्या होता है कि गाँव में सड़क नहीं रहती है, अचानक प्रसव पीड़ा होती है तो उनको वहाँ से हॉस्पिटल लाना एक बड़ा क्रिटिकल काम हो जाता है। अब हम ये कर रहे हैं कि 1 हफ्ते पहले स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उनको जो है निकटतम हॉस्पिटल में हो या वहाँ पे होटल हो। वही नियुक्ति पाने वाली महिला एएनएम के चेहरों पर खुशी देखने को मिली है, क्योंकि सालों से इंतजार के बाद नौकरी पाने की उम्मीद पूरी हुई है। वही नियुक्ति पाने वाली महिला एएनएम ने सीएम धामी का आभार जताया है। सर, बहुत संघर्षों के बाद आज ये नियुक्ति पत्र मिला तो हमें बहुत खुशी हो रही है और वो भी काफ़ी उत्साहित है हम सब लोग। हमारी टीम यही चाहती थी कि जल्दी से जल्दी हमें नियुक्ति पत्र मिले, क्योंकि कई लड़कियों की एज जा रही थी, वो भी बहुत खुशियाँ मना रहे हैं आज। और हमें यही खुशी है कि हम इसे मतलब अपने जोश के साथ हम कार्य करेंगे। ये तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि नवरात्र के पहला दिन हमें ये खुशी मिली है और इतने सालों का इंतजार खत्म हुआ है, तो बहुत ही खुशी है आज। उत्तराखंड की धामी सरकार ने अपने 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस मौके पर सरकार से लेकर संगठन तक काफी उत्साहित नजर आ रहा है। हालांकि सरकार के इस 1 साल के कार्यकाल में कई उतार चढ़ाव भी आए। चलिए आज स्पेशल रिपोर्ट में एक नजर डालते हैं धामी सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर कि आखिर कैसा रहा राज्य सरकार का 1 साल का सफर। धामी सरकार ने पूरा किया 1 साल। 1 साल का कैसा रहा सफर, कितना हुआ काम, कहां रही विफल। साल 2022 में उत्तराखंड की सत्ता पर जब बीजेपी फिर से काबिज हुई तो मानो पार्टी की ताकत दोगुनी हो गई। इसी के साथ उत्तराखंड के साथ जुड़ा मिथ भी बीजेपी ने तोड़ दिया। सत्ता की कुर्सी एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस के पास रहने की प्रथा पर भी विराम लग गया।
धाकड़ धामी के नेतृत्व में पिछले साल बीजेपी ने चुनावी अखाड़े में विरोधी दलों को चुनौती देते हुए राज्य में 47 सीटें हासिल की। हालांकि इस चुनाव में खुद मुख्यमंत्री ने अपनी सीट गंवा दी। बावजूद इसके चुनौतियों के बीच पुष्कर सिंह धामी को संगठन ने मुख्यमंत्री की कमान सौंपी और 23 मार्च 2022 को 8 मंत्रियों के साथ पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हालांकि सीएम के सामने चुनौती उपचुनाव की रही। खटीमा विधानसभा सीट से मिली करारी हार के बाद अब सीएम धामी को अपनी कुर्सी बचाने के लिए विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा की सदस्यता लेना जरूरी था। सीएम धामी के लिए कई विधायकों ने अपनी सीट छोड़ने की पेशकश की। बावजूद इसके सीएम धामी ने चंपावत विधानसभा सीट को चुना। वहां के विधायक कैलाश गैतोड़ी ने अपना इस्तीफा दिया और चंपावत विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 94% वोट हासिल कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस जीत को दर्ज करने के बाद सीएम धामी के पास हरिद्वार पंचायत चुनाव में परचम लहराने की चुनौती थी, जिसमें सफलता हासिल हुई। बता दें कि हरिद्वार सीट पर बीजेपी को 2022 के विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन इसकी भरपाई पार्टी पंचायत चुनाव में करना चाहती थी और ठीक ऐसा ही परिणाम भी सामने आया। सीएम धामी ने खुद हरिद्वार के कई दौरे किए, संगठन पर काम किया, जिसके बाद बीजेपी ने हरिद्वार पंचायत चुनाव में भी ऐतिहासिक जीत दर्ज की। राज्य गठन के बाद पहली बार बीजेपी ने जिला पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया। इसके बाद सीएम धामी के पास अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए खुला मैदान था। मंत्रियों को 100 दिन के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश करने का निर्देश दिया गया। इसे लेकर सीएम धामी ने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन ये प्लान धरा का धरा रह गया, क्योंकि अब तक भी किस विभाग में कितना कामकाज हुआ इसका रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं किया गया है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले कार्यकाल में पुष्कर सिंह धामी को जिस तरह से धाकड़ धामी का नाम दिया गया, उसी तरह से मुख्यमंत्री अपने इस कार्यकाल में तेजी से फैसले लेते रहे और सुर्खियां बटोरते रहे। लेकिन ये बात भी गौर करने वाली है कि धामी सरकार के इस कार्यकाल में लिए गए कई फैसलों को लेकर उनकी वाहवाही हुई तो कभी सरकार को बैकफुट पर भी आना पड़ा। और ये भी एक सच है कि आज किसी भी विभाग के मंत्री की चर्चा हो या ना हो, लेकिन सीएम धामी लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। अब धामी सरकार 2.0 ने अपने इस कार्यकाल का 1 साल पूरा कर लिया है, तो ऐसे में फिलहाल सीएम धामी और उनकी कुर्सी पूरी तरह से सुरक्षित दिख रही है। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चैत्र नवरात्र के पहले दिन गंगोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हो गई है। श्रद्धालुओं के लिए 22 अप्रैल को गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे और 21 तारीख को मां गंगा की भोग मूर्ति गंगोत्री के लिए प्रस्थान करेगी। 22 अप्रैल को विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर कपाट खोल दिए जाएंगे। इस बार चारधाम यात्रा की शुरुआत भी 22 अप्रैल से होगी। अब जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर आपको निराशा भरी हंसी भी आएगी और हैरानी भी होगी। दरअसल राज्य में उच्च पद पर विराजमान कुछ मंत्रियों के हाल इतने बुरे हो चले हैं कि उन्हें ना तो अपने पद की मर्यादा का ख्याल रहा और ना ही सदन की गरिमा का। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। उसके लिए आपको माननीय मंत्रियों का एक वायरल वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में कोई आम इंसान नहीं बल्कि सत्तारूढ़ भाजपा में वित्त मंत्री के पद पर विराजमान प्रेमचंद अग्रवाल और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल है। सदन की कार्यवाही के दौरान ये दोनों ही मंत्री एक दूसरे को छेड़ते हुए ऐसे नजर आ रहे हैं मानो किसी मुशायरे में शामिल हुए हो। मगर इस तरह की हरकत ना तो मंत्रियों को शोभा देती है और अगर देती भी है तो कम से कम मंत्रियों को सदन की गरिमा का तो ध्यान रखना ही था। एक तरफ गैरसैंण विधानसभा में सत्र की कार्यवाही चल रही थी तो दूसरी तरफ वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सदन के भीतर अपना भाषण पढ़ रहे थे, वो भी बड़े ही चुटकुले अंदाज में। और उसी वक्त कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को न जाने क्या सूझा कि उन्होंने सदन के नियमों और मर्यादा को ताक पर रखकर ऐसी हरकत की कि जिससे न सिर्फ सदन की मर्यादा का अनादर हुआ बल्कि मातृशक्ति के सामने भी इस तरह की हरकत भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली रही।
सदन के भीतर बैठी विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के सामने ही ये सब हुआ है, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो जाते हैं। सदन की मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाले आखिर क्यों सदन की गरिमा को भूल बैठे? क्या मंत्रियों को अपने पद का ख्याल नहीं रहा? क्या मंत्रियों को भी अब मान मर्यादा प्रतिष्ठा का पाठ पढ़ाना होगा? इन कई सवालों के साथ माननीय मंत्रियों का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं पार्टी को असहज जरूर होना पड़ रहा है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। करण मारा ने कहा कि अब गरीब लोगों को चारधाम में दर्शन के लिए भी रोका जाने लगा है और सरकार श्रद्धालुओं की संख्या सीमित करना चाहती है, जिसका तीर्थ पुरोहित भी विरोध कर रहे हैं। चारधाम यात्रा में देश भर के श्रद्धालु आते हैं, ऐसे में श्रद्धालुओं को उनके आराध्य के दर्शन करने से रोकना बेहद गलत है। रहने की सुविधाएं बढ़ाइए, रैन बसेरे बनाइए, लेकिन श्रद्धालुओं को आप कैसे मंदिर आने से रोक सकते हैं, ये समझ से परे है। पहले ही आस्था के केंद्र जोशी मठ के साथ जो हुआ है उससे हम सब आहत हैं। एक नया अध्याय और जुड़ गया जब शंकराचार्य जी के नाम से प्रस्तावित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम जो है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम का प्रस्ताव बीजेपी ने भेज दिया। पता नहीं कैसी धर्म की बात करती है, कौन से सनातन धर्म की बात करती है, शंकराचार्य का विरोधी करती है, जोशी मठ के संग ऐसा कर दिया। अब चार धाम यात्रा में जो भगवान के दर्शन करना चाहते हैं उनकी सीमित संख्या करें, इसमें भी अब प्रभावशाली लोग आएंगे, गरीब आदमी का नंबर ही नहीं आएगा। वहीं आबकारी नीति पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा है कि अब इस राज्य में शराब सस्ती और सिलेंडर महंगा हो गया है। करण मारा ने कहा कि ये चैत्र का महीना है और इस समय बहनों को बिटौली के रूप में तोहफे दिए जाते हैं और ये सरकार उनके परिवार और पति को सस्ती शराब दे रही है। करण मारा ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में सत्ता प्राप्त नेताओं के संरक्षण में अवैध शराब बिक रही है और शराब माफियाओं के सामने सरकार ने इस आबकारी नीति के तहत सरेंडर कर दिया है। देखिए, ब्लेंडर सस्ता और सिलेंडर महंगा, बिल्कुल सही स्लोगन आपने यूज़ किया। वैसे भी ये भिटोली का मौका है, इस समय बहनों को गिफ्ट दिए जाते हैं, बहनों के लिए भाई कपड़े खरीद के दान देते हैं। और इस समय सरकार ने क्या गिफ्ट दिया कि उनके पति दारू ज़्यादा पिए, उनके बच्चे दारू पिए, और पूरे उत्तराखंड को जो देवभूमि है इसको शराब में डुबोने की जो साजिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार करी। पहले मोबाइल वैन से दारू भेजने की बात करी। प्रदेश में शराब बिक्री को प्रोत्साहन देने की वजह से कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार का पुतला फूका। जसविंदर सिंह गोगी ने कहा है कि शराब बिक्री प्रोत्साहन कर सरकार ने देवभूमि को कलंकित करने का काम किया है। कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को नशे की नहीं, रोजगार की दरकार है। भाजपा सरकार ने उत्तराखंड देवभूमि को जो कलंकित करने का काम किया है, एक तरफ दिन ब दिन महंगाई को बढ़ा रहे हैं, भले वो बिजली के रेट हो, पानी के रेट हो या गैस के दाम जो दिन ब दिन बढ़ोतरी की जा रही है, और जो उसके विपरीत शराब के दाम कम कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये है और सरकार को मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ के युवाओं को नशा नहीं, रोजगार चाहिए। इसी क्रम को लेकर जो इनकी दमनकारी नीतियां हैं, इसको खिलाफ आज हम लोगों ने इसका विरोध किया है। इन सब दमनकारी नीतियों के लिए खिलाफ विरोध किया और आज हम लोगों ने प्रेमनगर में पुतला दहन किया है। राजधानी देहरादून में करीब 500 डेयरियां संचालित है, जबकि नगर निगम के अंदर केवल 93 डेयरी ही रजिस्टर्ड है। कई डेयरियां आवासीय इलाके में संचालित है, तो जो कानून के दायरे से बाहर है, जिस पर डीएम ने एक्शन लिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि डेयरियों को लेकर डेटा तैयार किया जा रहा है। डीएम ने बताया कि आबादी बढ़ रही है और जरूरत भी ज्यादा है। नगर निगम के द्वारा जो डेटा दिया गया है उसी के क्रम में मेरे द्वारा भी एक बैठक बुलाई गई थी, क्योंकि कुछ रजिस्टर्ड हैं, कुछ अनरजिस्टर्ड हैं, लेकिन नगर निगम के पास एक डेटा है जिसके क्रम में हमने कहा था कि जो हाइजीन है, कॉमन हाइजीन है, वो मेंटेन की जाए। पर क्योंकि शहर बढ़ रहा है और अब सारी डेयरियां शहर के अंदर आ गई हैं, तो एक ऑल्टरनेटिव जगह भी ढूंढ ली जाए इनके लिए। एक नहीं तो कम से कम 2 चंक्स में या 3 चंक्स में ढूंढ ली जाए, जिसपे नगर आयुक्त कार्य करना शुरू कर रहे हैं। और क्योंकि कॉमन कंसेंसस बैठ गया है तो आगे कार्यवाही की जाएगी।
गैंगस्टर और इनामियों की गिरफ्तारी के लिए राज्य में विशेष अभियान चल रहा है। बीते कुछ महीनों में पुलिस ने 71 गैंगस्टर के आरोपियों की करीब 52 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए जिलाधिकारियों को रिपोर्ट भेजी है। पुलिस मुख्यालय की ओर से इनकी रिपोर्ट जिलों के कप्तानों को भेजी जा रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत 70 और मामले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजे है। वो प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाइड हुआ है जो क्रिमिनल एक्टिविटीज के तहत अर्जित की ये संपत्तियां आइडेंटिफाइड है, उनको जब्त करके कुर्की करके कार्रवाई करने के लिए भेजा हुआ है। अबाउट 71 उस पे 2 मामले उधम सिंह नगर में हो गया, अटैचमेंट भी हो गया है। ये डेटा है 28 फरवरी तक का, पिछले महीने एंड तक का। अभी भी जारी है क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वहीं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के छात्रों पर कॉलेज प्रशासन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल ये मामला यूनिवर्सिटी की महिला वार्डन के साथ हुई बदसलूकी से जुड़ा है। छात्रों ने महिला वार्डन से छेड़छाड़ के मामले में चीफ वार्डन के खिलाफ हंगामा काटा था। गुस्साए छात्रों ने यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ की। पुलिस ने नामजद 5 और अन्य छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पहले उत्तरांचल विश्वविद्यालय प्रेमनगर देहरादून कि चीफ वार्डन है मिस्टर कटोच, उस पर एक महिला वार्डन ने बदसलूकी और छेड़खानी का एक आरोप लगाया था। 19 तारीख को इस प्रकरण में विश्वविद्यालय अथॉरिटी के द्वारा जब कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ, इस पर जो है वहाँ जो अध्ययनरत छात्र हैं वो आंदोलनरत हो गए थे। उसी बात को लेकर के वहाँ उन्होंने बहुत हंगामा किया, कुछ वहाँ प्रॉपर्टी को डैमेज किया। उसी बात को लेकर के इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के द्वारा 5-6 बच्चों पर 427 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उसकी विवेचना थाना प्रेमनगर के द्वारा की जा रही है। हल्द्वानी की रोडवेज स्थित होटल में शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद कोतवाल सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस जांच में पता चला कि मृतक अल्मोड़ा के मेहरा गांव का रहने वाला है, जो मंगलवार शाम हल्द्वानी की रोडवेज के पास मौजूद होटल में ठहरा था। मृतक जल संस्थान में काम करता था। मौत का कारण जानने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराया गया। ये जो एक व्यक्ति है राधा किशन जोशी नाम का, ये शाम को 7:27 बजे यहाँ तिवारी टूरिस्ट होटल में आया था और इसने अपने यहाँ एंट्री करवा के अपनी आईडी देके यहाँ जो है होटल में एक कमरा नंबर 103 में रहा था। ये सुबह जब ये होटल वालों ने सूचना दी कि इस तरीके का मामला है, तो यहाँ के देखा तो एक व्यक्ति ने जो है जहरीला पदार्थ खाकर प्रथम दृष्टया सुसाइड प्रतीत होता है। इसके परिवारजनों को सूचित किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी आ जाएंगे तो शेष कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम ने 824 हेल्थ वर्कर्स को सौंपे नियुक्ति पत्र। अगले 5 साल तक दुर्गम इलाकों में देनी होगी सेवाएं। मुख्यमंत्री बोले बेहतर होंगी स्वास्थ्य सेवाएं। धार्मिक सरकार के 1 साल का कार्यकाल हुआ पूरा। बीजेपी ने थपथपाई सीएम की पीठ। कई उपलब्धियां हासिल करने का किया दावा। चैत्र नवरात्र के पहले दिन गंगोत्री धाम के कपाट खोलने की तिथि तय। विधि विधान के साथ 22 अप्रैल को खुलेंगे द्वार। 22 अप्रैल से ही होगी चारधाम यात्रा की शुरुआत। और आबकारी नीति पर जारी है सियासत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का आरोप, सिलेंडर महंगा तो शराब सस्ती कर बेच रही सरकार।